मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनको उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गीति काव्य का मध्यकाल अथवा कालिदास कालीन गीति काव्य का परिचयात्मक वर्णन समझाएंगे। गीति काव्य में काव्य शास्त्रीय रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त होकर कवि अपनी वैयक्तिक चेतना और आनंद वेदना की अभिव्यक्ति करता है। अतः गीति काव्य महाकाव्य की अपेक्षा अधिक मनोरम बन जाता है। गीति काव्य का यह अंकुर रामायण और महाभारत में परंपरागत रूप में संवर्धित होता हुआ महाकवि कालिदास के काव्य में अर्थात संस्कृत गीति काव्य का मध्यकाल अर्थात संस्कृत गीति काव्य का चरमोत्कर्ष काल अर्थात संस्कृत गीति काव्य का अभ्युत्थान काल में अपने विकास के चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। गीति काव्य के आरंभिक कवियों में कवि कुलगुरु कालिदास का नाम अग्रगण्य है। इनके दो गीति काव्य प्रसिद्ध है, ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार यह कालिदास की प्रामाणिक कृति के रूप में 6 सर्गों का गीति काव्य है, जिसमें ग्रीष्म से आरंभ करके वसंत तक 6 ऋतुओं का श्रृंगारमय वर्णन है। इसमें 144 पद है। कालिदास के अन्य कृतियों के समान इसमें परिष्करण नहीं है। उच्चाशयता तथा अभिव्यक्ति की चारुता का इसमें अभाव है। रचना की प्रौढ़ी न होने पर भी ऋतु संहार का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ऋतुओं के सर्वांगपूर्ण सौम्य वर्णन पर यह एकमात्र काव्य है। प्रेमी प्रेमिका के विलास की दृष्टि से ऋतुओं का हृदयग्राही वर्णन कवि ने किया है। इसका आरंभ ग्रीष्म की प्रचंडता के वर्णन से और अंत वसंत के मादक सौंदर्य के चित्रण से हुआ है। इस काव्य की भाषा सरल और स्वाभाविक प्रवाह से पूर्ण है। कवि ने अनुप्रास युक्त पद विन्यास किया है। पदों में मुक्तक काव्य की छटा है। यद्यपि वे नायक के द्वारा नायिका को संबोधित होने के कारण परस्पर बंधे हुए हैं। कवि के तरुण प्रयास के कारण इसमें काम वृत्ति का आदर्शोन्मुख परिष्कार भी नहीं है। फिर भी इसमें कल्पना शक्ति और पद सैया के चमत्कारी उदाहरण मिलते हैं। इसमें प्रकृति के बाह्य सौंदर्य और मानवीय प्रणय का मणिकांचन संयोग है। प्रत्येक ऋतु अपने विभिन्न उपकरणों विशेषताओं के साथ प्रेमियों के हृदय को आंदोलित कर रही है। तरुण कवि की प्रथम कृति होने से इसमें ध्वन्यात्मकता का सर्वथा अभाव है, किंतु प्रासादिकता सर्वत्र गोचर होती है। मेघदूत यह कालिदास की प्रसिद्ध गीति रचना है, जिसे प्रबंधात्मकता के कारण परंपरा से खंड काव्य कहा गया है। आधुनिक समीक्षक इसे गीति काव्य का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ कहते हैं। मंदाक्रांता छंद में रचित केवल 115 पदों की यह लघुकाय कृति 2 भागों में विभक्त है। पूर्व मेघ जिसमें 63 पद हैं तथा उत्तर मेघ जिसमें 52 पद्य हैं। कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना यही है जिसमें उनकी प्रतिभा शिखर पर पहुंची है। मेघदूत का कथानक कल्पित है। कवि ने कल्पना की है कि अलकापुरी का निवासी कोई यक्ष अपनी प्रियतमा का परम अनुरागी था। उसके स्वामी कुबेर ने उसे 1 वर्ष के लिए शाप देकर रामगिरी में भेज दिया। अपनी प्रिया के विरह में यक्ष ने रामगिरी के विभिन्न आश्रमों में रहकर 8 मास बिता लिए। वर्षा काल के आरंभ में पर्वत से क्रीड़ा करने वाले मेघ को देखकर वह अपनी उत्कंठा रोक नहीं सका तथा उसी के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना विरह संदेश भेजने का उपक्रम करने लगा। काव्य के पूर्व भाग में मेघ का यथोचित स्वागत करके उसने रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बतलाया है। उत्तर मेघ में अलकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए यक्ष ने कुबेर के राजप्रसाद के उत्तर में अवस्थित अपने घर की पहचान बतलाई। उस घर का प्राकृतिक वैभव देखकर मेघ को यक्ष प्रिया के पास पहुंचना है। मेघ को उसकी प्रिया को पहचान कर कुशलता से संदेश देना है कि यक्ष उसके विरह में किस प्रकार समय बिता रहा है। वियोग के अवशिष्ट 4 मासों को यह यक्ष प्रिया आंखें बंद करके धैर्य से बिता ले, हमारा शीघ्र समागम हो। इस प्रकार किसी विरह विधुरा प्रेयसी के पास
मेघ को कुशल संदेशवाहक बनाकर भेजने की कल्पना विश्व साहित्य में अपूर्व, मनोहर एवं अत्यंत रमणीय है। बाह्य प्रकृति की मनमोहक झांकी प्रस्तुत करने में, अंतस्थल में उदीयमान भावों के चित्रण में काव्य अपनी सानी नहीं रखता। इस छोटे से काव्य में कवि ने भी प्रलंब श्रृंगार के कारुण्य एवं माधुर्य का, नारी सौंदर्य की मोहकता का और हृदय की कोमलकांत भावनाओं का जो अनुपम चित्रण किया है, वह सचमुच संपूर्ण साहित्य में बेजोर है। मेघदूत के प्रति रसिक कवियों में इतना अनुराग और सम्मान उदित हुआ कि इसके अनुकरण पर दूत काव्य लिखने की परंपरा ही चल पड़ी। इनमें पवनदूत, हंसदूत, नेमिदूत आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मंदाक्रांता छंद की मंद मंद गति से आगे बढ़ने वाला यह काव्य काल के ज्योति पटल पर महाकवि की अक्षय कृति की गाथा को आज भी उजागर कर रहा है। यदि महाकवि ने रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम न भी लिखा होता तो भी वे इसी मेघदूत के कारण विश्व के अमर कवियों में सदा विश्रुत परिगणनीय होते, इसमें संदेह नहीं। दूसरा, घटक पर। कालिदास के मेघदूत के अनुकरण पर अनेक कवियों ने दूत काव्य की रचना की। इस परंपरा में कालिदास के समकालीन एवं महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में अन्यतम घटकर पर कवि ने घटकर पर काव्य की रचना की। इस काव्य में कुल 22 पद्य है। अनत्यानुप्रास युक्त ललित पदावली से युक्त इस काव्य में एक युवती की विरह वेदना का वर्णन है। उनका पति प्रवास में है। पति के पास वह अपना संदेश मेघ के द्वारा भेजती है। इसके लेखक का नाम अज्ञात है, किंतु इसके शीर्षक का कारण इसका अंतिम पद्य है, जिसमें लेखक का कथन है कि जो कवि मुझे यमक अलंकार के प्रयोग में जीत लेगा, उसके लिए वह घड़े के टुकड़े घट कर पर से जल ले आएगा। निष्कर्ष। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत गीति काव्य का मध्यकाल संपूर्ण रूप से कालिदास की कृतियों के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कालिदास का समय संस्कृत गीति काव्य का मध्यकाल अथवा विकास काल या अभ्युत्थान काल या चरमोत्कर्ष काल के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि अमर गीति रचना मेघदूत के कारण महाकवि कालिदास न केवल भारत में अपितु संपूर्ण धरातल पर महती प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। इंग्लैंड के लोग उन्हें दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। इटली वासी उनकी तुलना अपने श्रेष्ठ कवि दांते एवं वर्जिल से करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सफलतम रचनाकारों में अग्रगण्य हैं और मेघदूतम रचना विश्व साहित्य में एक अपूर्व एवं सफलतम गीति काव्य के रूप में अपना उच्च स्थान बनाता हुआ अपने प्रणेता कालिदास को उत्कृष्ट कोटि के गीति काव्यकार के रूप में प्रमाणित एवं स्थापित करता है। धन्यवाद।